नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो बिल्कुल आपको पता होगा कि हम अंकित भाटी सर की जो एसएससी जीडी के लिए बुक आई है 2025 वाली, इस बुक को हम सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों। तो बात करते हैं, इससे पहले जो है हमने 2 वीडियो को अपलोड कर दिया है। आज हमारा जो है तीसरा वीडियो है यह। इसमें बात करते हैं, पिछले वाले वीडियो में जो अपलोड किया गया है उसमें टोटल प्रश्नों की संख्या की बात करते हैं तो 1 से लेकर के 60 तक के प्रश्नों को हमने अपलोड कर दिया है। अब 60 से लेकर 90 तक के प्रश्न इस वीडियो में शामिल रहेंगे। अगर बात करते हैं, अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं जो भी अपलोड किया गया है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट बनाया गया है, आप हर एक वीडियो को देख सकते हैं। जीएस के साथ साथ आप हिंदी, मैथ, रीजनिंग के भी वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए हम प्रश्न शुरू करते हैं 61 से। देखिए, 61 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो आप कहेंगे पाटलिपुत्र थी। ठीक है, कहाँ थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। और इसके बारे में बताया गया है व्याख्या में। देखिए, कह रहा है कि एक मिनट, कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक को किसे माना जाता है, तो आप कहेंगे चंद्रगुप्त मौर्य थे, मौर्य वंश के संस्थापक। और मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो कहेंगे पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य के शासनकाल का समय क्या सा था, तो आप कहेंगे 322 से लेकर 185 ईसा पूर्व तक मौर्य साम्राज्य ने अपना शासन किया था। ठीक है, चलिए देख लिए, अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था। मौर्य साम्राज्य का जो है अंतिम शासक कौन था, तो आप कहेंगे बृहद्रथ था। कौन था? बृहद्रथ। और बात करते हैं मौर्य साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है, तो आप कहेंगे चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है, देखिए इसमें बताया गया है व्याख्या में कि कह रहा है कि वर्ष 185 ईसा पूर्व में अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति जो है पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कर दी गई थी, जिसके बाद जो है शुंग वंश की स्थापना होती है। मौर्य वंश के अंतिम शासक होते हैं बृहद्रथ, उनके सेनापति रहते हैं पुष्यमित्र शुंग थे। और इन्होंने जो है अपने राजा की हत्या कर देते हैं। जो पुष्यमित्र शुंग होता है वह अपने राजा की हत्या कर देता है और उसके स्थान पर, मौर्य साम्राज्य के स्थान पर, अपने वंश की, शुंग वंश की स्थापना करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, देखते पूछा गया है इसमें, निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का दूसरा शासक था। मौर्य साम्राज्य का दूसरा शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, बृहद्रथ था या फिर अशोक था। तो आप कहेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अगर कोई शासन किया है तो दूसरा साम्राज्य, तो आप कहेंगे यह बिंदुसार था। पहला संस्थापक किसे माना जाता है, तो आप कहेंगे चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो शासन करने वाला शासक है मौर्य साम्राज्य में, वह बिंदुसार है। ठीक है, तो ऑप्शन बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न इसके बारे में बताया गया है। देखिए, कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य का शासनकाल, यह भी हमने बताया है कि 322 से लेकर 185 ईसा पूर्व तक, और अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य शासनकाल के समय कितना था। चंद्रगुप्त मौर्य जो अपना शासन किया था वह कब से कब किया था, तो कहेंगे 322 से लेकर 298 ईसा पूर्व तक जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन किया था। उसके बाद बिंदुसार आता है, 298 ईसा पूर्व से लेकर 273 ईसा पूर्व तक जो है बिंदुसार ने शासन किया था। उसके बाद आता है अशोक। अशोक आता है, यह 273 ईसा पूर्व से लेकर 332 ईसा पूर्व तक शासन करता है। और बिंदुसार जो अशोक होता है, यह बिंदुसार का बेटा होता है। आगे बताया गया है कि शासन का समय था वह 273 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक शासन करता है। लेकिन सम्राट अशोक अपना राज्याभिषेक कब करवाए थे, तो आप कहेंगे 269 ईसा पूर्व में राज्य अभिषेक करवाया गया था किसका? सम्राट अशोक का। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि अशोक के धम्म में भगवान की पूजा या बलिदान का प्रदर्शन कैसा था, तो आप कहेंगे अशोक के समय में धम्म में भगवान की पूजा या बलिदान का प्रदर्शन शामिल नहीं था। आप कहेंगे बलिदान या भगवान की पूजा शामिल नहीं थी। ऑप्शन ए वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए व्याख्या की बात कर लेते हैं। व्याख्या क्या दिया गया है,
व्याख्या में बताया गया है आपसे कि मौर्य सम्राट अशोक ने अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान हेतु जिन नियमों की संहिता प्रस्तुत की उसको अशोक के अभिलेख में धम्म कहा गया। अशोक जो है अपने जो नियम शासन किया था उसके नियमों को संहित करके प्रस्तुत किया है, एक अभिलेख में लिखाया गया है जिसे कहा जाता है धम्म कहा गया है। आगे बात किया बताया गया है कि अशोक की धम्म नीति का मूल सिद्धांत क्या था, तो आप कहेंगे स्वनियंत्रण था। अशोक ने कैसी नीति अपनाया था धम्म की, तो कहेंगे स्वनियंत्रण अपनाया था। ऑप्शन जो हो जाएगा इसमें व्याख्या में बताया गया था। देखिए अब 65 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। चंद्रगुप्त मौर्य का पोता कौन हो जाएगा, तो आप कहेंगे अशोक हो जाएगा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का पोता कौन था, आप कहेंगे अशोक हो जाएगा। अशोक के पिता कौन थे, तो आप कहेंगे बिंदुसार थे। और बिंदुसार के पिता कौन थे, तो आप कहेंगे चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन, बिंदुसार। बिंदुसार का बेटा कौन, अशोक। ठीक है, आगे बताया गया है। देखिए इसमें बताया जा रहा है कि खाली स्थान दिया गया है कि कौन सा साम्राज्य जो है कि स्थापना 322 ईसा पूर्व से लेकर 321 ईसा पूर्व में महान सम्राट चंद्रगुप्त द्वारा की गई थी। चंद्रगुप्त द्वारा किस वंश की स्थापना की गई थी, तो आप कहेंगे मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बताया गया है कि वंश दिए गए हैं और उनके प्रमुख संस्थापक जो हैं कौन कौन से थे। जैसे नंद वंश के संस्थापक कौन थे, तो महापद्म नंद थे। पाल वंश के कौन संस्थापक थे, तो आप कहेंगे गोपाल। मुगल वंश के, तो आप कहेंगे बाबर संस्थापक था। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है, देखिए अशोक के अधिकांश शिलालेख में किस भाषा में थे और लिपि में लिखे गए थे। जो सम्राट अशोक के शिलालेख मिले हैं वह किस भाषा में लिखे गए हैं और किस लिपि में लिखे गए हैं, यह हमसे पूछा गया है। तो सम्राट अशोक के जो अधिकतर शिलालेख मिले हैं वह प्राकृतिक भाषा में लिखे गए हैं और लिपि जो उनकी थी ब्राह्मी लिपि थी। तो आप कहेंगे यहाँ बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए इसमें बताया गया है, व्याख्या में कह रहा है कि सम्राट अशोक ने भारत में सर्वप्रथम शिलालेख का प्रचलन किया था। सबसे पहले शिलालेख पत्थर पर लिखने का जो पत्थर पर लिखने का जो काम शुरू किया था वह सम्राट अशोक के शासनकाल में शुरू किया गया था। आगे कह रहा है कि अशोक के समस्त शिलालेखों में जो अभिलेख हैं अभिलालेखों में से जो है विषय प्रशासनिक और रोमनदेयी अभिलेख को छोड़कर सम्राट अशोक के जितने भी अभिलेख मिले हैं उसमें जो है किसकी चर्चा की गई है, तो आप कहेंगे प्रशासनिक चर्चा की गई है। लेकिन रोमनदेयी अभिलेख को छोड़कर रोमनदेयी अभिलेख में जो है प्रशासनिक चर्चा नहीं की गई है। ठीक है, आगे बताया गया है किसके बारे में कि अशोक के केवल 2 अभिलेखों में शाहबाजगढ़ी का एक मानसेहरा में लिपि जो लिखी गई है वह खरोष्टी लिपि में लिखा गया है। सम्राट अशोक के 2 अभिलेख मिले हैं, जो एक शाहबाजगढ़ी का है और एक मानसेहरा का है। इसमें लिपि बात करते हैं तो यहाँ खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। बाकी में जो है जितने भी अभिलेख हैं उसमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। आगे बात करते हैं, इसमें पूछा गया है कि कौन सा मौर्य भारतीय सम्राट अपने शिलालेखों और स्तंभों के लिए प्रसिद्ध था। अभी हमने बताया है कि शिलालेख और जो स्तंभ लेखने का शुरुआत किया गया था किसके शासनकाल में, तो आप कहेंगे अशोक के शासनकाल में शुरू किया गया था। तो ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। इसमें बताया गया है कि सम्राट अशोक के बृहद शिलालेखों की संख्या जो है कितनी थी, तो आप कहेंगे 14 थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखा इसमें पूछा गया है कि मौर्य साम्राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। पूछा गया है कि मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य के जो है गुरु कौन थे, तो आप कहेंगे कौटिल्य थे। कौन थे, कौटिल्य थे। ऑप्शन बी वाला यहाँ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इनके बारे में बताया गया है, देखिए व्याख्या में दिया गया है कि मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, ये सभी को पता है। और इनके गुरु कौन थे, कौटिल्य थे। और इनका अन्य नाम किस नाम से जाने जाते हैं, तो आप कहेंगे इन्हें चाणक्य या फिर विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक के अनुयायी थे।
जो सम्राट अशोक है वह किस धर्म का अनुयायी था? तो आप कहेंगे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे सम्राट अशोक। ऑप्शन डी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, इसमें बताया गया व्याख्या में कि अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो आप कहेंगे सम्राट अशोक अपना राज्याभिषेक कब करवाया था? तो 269 ईसा पूर्व में हुआ था सम्राट अशोक का राज्याभिषेक। और राज्याभिषेक के 8वें वर्ष के बाद अर्थात 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण हुआ था। पूछा जाएगा कि सम्राट अशोक जो है कलिंग पर आक्रमण कब किया था? तो आप कहेंगे 261 ईसा पूर्व में किया था। ठीक है, चलिए आगे बताया गया है कि सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से दी गई थी। पूछा गया है कि अशोक जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ली थी? तो आप कहेंगे उपगुप्त नामक एक बौद्ध भिक्षु ने दी थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईसा पूर्व में हुई थी। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जिसे अब के नाम से जाना जाता है। पाटलिपुत्र के किस नाम से जाना जाता है? तो आप कहेंगे उसे बिहार राज्य में स्थित है। कहाँ है? तो आप कहेंगे बिहार राज्य में स्थित है, जिसे पटना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पटना के नाम से जाना जाता है। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का बीड़ा उठाया था? अर्थात बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अधिक संघर्ष करने वाला कौन शासक था? तो आप कहेंगे अशोक ने ही अपने बेटी और बेटा को जो भेजा था श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए भेजा था। ठीक है, तो आप कहेंगे बी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। इसमें पूछा गया है कि अशोक ने अपने शिलालेख में उल्लेख किया है कि राजा बनने के बाद आगे देखते हैं, राजा बनने के बाद जो है कलिंग पर विजय प्राप्त कब की थी? सम्राट अशोक जो है अपना राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में करता है। उसके किस वर्ष के बाद जो है कलिंग पर आक्रमण किया था, कलिंग पर जो है उसे विजय प्राप्त की थी? तो आप कहेंगे 8 वर्ष बाद अर्थात 261 ईसा पूर्व में। क्या कहेंगे? 261 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है, इसमें बताया गया है कि निम्नलिखित में से मौर्य सम्राटों में से किसे जो है प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है? तो आप कहेंगे प्रियदर्शी देवताओं का प्रिय जिसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे अशोक को कहा जाता है। आगे बताया गया है कि निम्नलिखित में से किस राजा को, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में सांची का महान स्तूप बनवाया गया था? जो सांची का महान स्तूप है वह किसके शासनकाल में बनवाया गया था? तो आप कहेंगे सम्राट अशोक के शासनकाल में बनवाया गया था सांची का महान स्तूप। अब बात करते हैं सांची का स्तूप कहाँ है? तो आप कहेंगे एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, चलिए देखिए इसमें बताया गया है सांची का स्तूप कहाँ है? तो रायसेन में, मध्य प्रदेश में स्थित है। यह 1989 जो है ईस्वी में सांची के स्तूप को जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। तो आप कहेंगे जो सांची का स्तूप है वह विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? तो आप कहेंगे 1989 ईस्वी में। आगे बात करते हैं, बताया गया है कि मौर्य शासक अशोक की मृत्यु कब हुई थी? सम्राट अशोक की मृत्यु कब हुई थी? 250 में, 249 में, 245 में, 232 में। तो आप कहेंगे सम्राट अशोक की जो मृत्यु हुई थी यह 232 ईसा पूर्व में हुई थी। ऑप्शन डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बताया गया है कि मौर्य साम्राज्य के किस सम्राट ने युद्ध जीतने के बाद विजय का त्याग कर दिया था? कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य में कौन शासक था जो युद्ध जीतने के बाद विजय का त्याग कर दिया था? तो आप कहेंगे वह सम्राट अशोक था। अर्थात कलिंग का युद्ध जब होता है 261 ईसा पूर्व में, उस युद्ध के बाद जो है सम्राट अशोक जो है बौद्ध धर्म अपना लेता है, युद्ध त्याग देता है। आगे बताया गया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से यूनानी शासकों में से किसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजने वाला कौन शासक था? तो आप कहेंगे वह सेल्यूकस निकेटस था। सेल्यूकस निकेटस का दरबारी थे मेगास्थनीज। मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था सेल्यूकस निकेटस के द्वारा। ठीक है,
इसके बारे में भी बताया गया है। कह रहा है मेगास्थनीज ने इंडिका नामक एक पुस्तक लिखी है जिसे मौर्य इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। पूछा जाएगा कि इंडिका के लेखक कौन है, तो आप कहेंगे मेगास्थनीज हैं। और इंडिका पुस्तक जो है उसमें किसकी जानकारी मिलती है, तो आप कहेंगे मौर्य साम्राज्य के इतिहास के बारे में बताया गया है इंडिका पुस्तक में। आगे कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटस को पराजित कर दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य जो है सेल्यूकस निकेटस को पराजित करता है, एक युद्ध होता था और उसमें जो है सेल्यूकस निकेटस जो अपने दरबारी कवि जिनका नाम था मेगास्थनीज को जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेज देते हैं। ठीक है, और यहीं आके वह इंडिका नामक एक पुस्तक लिखते हैं जिसमें जो है मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। आगे बताया है कि भारत में शुंग वंश के संस्थापक किसे माना जाता है, तो शुंग वंश के संस्थापक माना जाता है पुष्यमित्र शुंग को। किसे माना जाता है, पुष्यमित्र शुंग को माना जाता है शुंग वंश के संस्थापक। अगला प्रश्न देखिए, इसमें बताया गया है कि शुंग वंश के संस्थापक कौन थे, तो आप कहेंगे पुष्यमित्र शुंग थे। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था, तो देवभूति था। शुंग वंश के शासन का समय कितना था, कब से कब शासन किया था, तो आप कहेंगे 185 ईसा पूर्व से लेकर 75 ईसा पूर्व तक शासन किया था शुंग वंश ने। आगे बताया गया है, कह रहा है कि भारत में सातवाहन वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था। सातवाहन वंश का संस्थापक की बात करेंगे, सातवाहन वंश का संस्थापक जो था सिमुक था। पूछा जाएगा सातवाहन, यहाँ से याद करेंगे सातवाहन। सातवाहन का संस्थापक कौन था, सिमुक था। कौन था, सिमुक था। सातवाहन का संस्थापक सिमुक था। इसके बारे में बताया गया है कि सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था, तो आप कहेंगे सिमुक था। और सातवाहन वंश की राजधानी कौन थी, जिसे कहा जाता है पैठान या प्रतिष्ठान भी कहा जाता है। सातवाहन वंश की राजकीय भाषा कैसी थी, तो आप कहेंगे प्राकृत भाषा थी। पूछा जाएगा, 3 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे, तो आप कहेंगे सिमुक थे। सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ थी, तो आप कहेंगे पैठान, जिसे प्रतिष्ठान भी कहा जाता था। और सातवाहन वंश की राजकीय भाषा कैसी थी, तो आप कहेंगे प्राकृत भाषा थी। 81 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि सातवाहन वंश भारत के एक कह रहा कि सातवाहन वंश भारत के एक शक्तिशाली राजवंश था। किधर का था, किस क्षेत्र का था, पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी। तो आप कहेंगे सातवाहन वंश जो शासन कर रहा था वह दक्षिण भारत में शासन कर रहा था। अगला प्रश्न है, इसमें बारे में बताया गया है, वही है संस्थापक कौन थे, सिमुक थे। यशस्वी जो यहाँ यह पूछा जा सकता है कि सातवाहन वंश का सबसे यशस्वी जो शासक था सातकर्णी प्रथम था। कौन था, सातकर्णी प्रथम था। आगे बताया गया है कि प्रसिद्ध शासक कनिष्क, कह रहा है कि प्रसिद्ध शासक कनिष्क किस वंश के थे। जो कनिष्क शासक था वह किस वंश के था, आप कहेंगे कुषाण वंश के थे। कनिष्क का जो संबंध रहता है वह किस वंश से है, तो आप कहेंगे कुषाण वंश से। इनके बारे में बताया गया है कि कुषाण वंश के अन्य प्रमुख शासक कौन कौन से थे। भीम कटफिसस था, कुजुल कटफिसस, वशिष्ठ कटफिसस या फिर होविस्क था, और वासुदेव थे अंतिम वाले। आगे बताया गया है, देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि मौर्य साम्राज्य के पतन से लेकर गुप्त वंश के उत्थान तक का जो समय था उसे भारतीय इस इतिहास में जो है किस नाम से जाना जाता है। जो मौर्य वंश का जब समाप्त हुआ था और गुप्त वंश जब उभरा था, तब उस समय के अवधि को भारतीय इतिहास में किस नाम से जाना जाता है, तो आप कहेंगे उसे जो जाना जाता है उत्तर मौर्य काल के नाम से जाना जाता है। तो किस ऑप्शन में दिया गया है, तो उत्तर मौर्य काल, उत्तर मौर्य काल के नाम से जाना जाता है। आप कहेंगे ए वाले में दिया गया है, तो ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बताया गया है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश ने मौर्योत्तर काल में रेशम मार्ग को नियंत्रित कर लिया था। कौन राजवंश था जो रेशम मार्ग था उस पर आक्रमण कर दिया, उसको कब्जे में ले लिया था, कौन था, तो आप कहेंगे कुषाण वंश के थे। कुषाण वंश के लोगों ने यहाँ जो रेशम मार्ग था उस पर कब्जा कर लिए थे। आगे बताया गया है कि कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे, कुजुल कटफिसस थे। कुषाण वंश का महान शासक कौन था, कनिष्क था। मूर्तिकला की मथुरा तथा गंधार शैली का जन्म जो है कनिष्क के समय हुआ था। पूछा जाएगा कि मथुरा
तथा गंधार जो मूर्ति कला की शैली है वो किसके शासनकाल में हुए थे? तो आप कहेंगे कनिष्क के शासनकाल में हुए थे। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसमें बताया गया 85 नंबर का, मौर्योत्तर काल में खाली स्थान वे पुरुष और महिलाएं थे जिनके पास जमीन नहीं थी। जिनके पास जमीन नहीं होती है मौर्य साम्राज्य में, तो उस समय उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? जिनके पास जो है जमीन, जिन पुरुष के पास जमीनें नहीं थी उन्हें क्या कहा जाता है? तो आप उसे कहते हैं दास कर्मकार कहते हैं, दास कर्मकार कहते थे। ठीक है, ऑप्शन डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 86 नंबर का प्रश्न में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस शासक ने शुंग वंश की स्थापना की थी? तो आप कहेंगे शुंग वंश की स्थापना करने वाला जो शासक था वह पुष्यमित्र शुंग था। अगला प्रश्न है, इसमें बताया गया है कि संस्थापक कौन थे? तो आप कहेंगे पुष्यमित्र शुंग थे। कब हुए थे? तो 185 ईस्वी पूर्व में। अंतिम मौर्य शासक कौन थे? बृहद्रथ की हत्या करने के बाद पुष्यमित्र शुंग की स्थापना की गई थी। ठीक है, आगे बात करता है। इसमें बताया गया है कि 87 नंबर के प्रश्न में खाली है, जो कनिष्क के दरबार में रहते थे बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र की रचना की है। बुद्ध चरित्र की रचना करने वाले व्यक्ति कौन है? बुद्ध चरित्र की रचना जो किए हैं वह अशोक घोष के द्वारा की गई है। ठीक है, और यह कनिष्क के दरबार में रहते थे, दरबारी कवि थे। आगे बताया गया है, कनिष्क को जो है द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कनिष्क को द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसमें बताया गया है कि गंधार कला शैली किस राजवंश के तहत विकसित हुई थी? जो गंधार कला शैली है किस राजवंश के समय विकसित हुई थी? तो आप कहेंगे कुषाण वंश के समय विकसित हुई थी। ठीक है, कुषाण वंश के समय मथुरा और गंधार कला शैली जो है कुषाण वंश के समय विकसित हुई थी। आगे बताया गया है 89 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी थी? चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी कौन थी? तो आप कहेंगे कुमार देवी थी। चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी जो थी उनका नाम था कुमार देवी था। इनके बारे में बताया गया है, देखिए कह रहा है कि गुप्त वंश का शक्तिशाली शासक कौन था? तो आप कहेंगे चंद्रगुप्त प्रथम था। पूछा जाएगा गुप्त वंश का प्रथम कह रहा है कि गुप्त वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो आप कहेंगे चंद्रगुप्त प्रथम था। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। और कह रहा है कि महाराजा धीराज की उपाधि के रूप में किसे विभूषित किया गया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम को किया जाता है। गुप्त संवत का प्रारंभकर्ता कौन था? तो यह भी चंद्रगुप्त प्रथम ही था। आगे बताया गया है 90 नंबर का प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने पश्चिमी क्षेत्र में शकों को पराजित करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था? विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला जो शासक है चंद्रगुप्त द्वितीय था दोस्तों। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। इसके बारे में बताया गया है, देखिए इनके बारे में बताया गया है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम किस नाम से जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय था। आप कहेंगे उसे विक्रमांक के नाम से भी जाना जाता है। विक्रमांक के नाम से किसे जाना जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को नाम जाता है। और परम भागवत के नाम से भी जाना जाता है। किसे? चंद्रगुप्त द्वितीय को। पूछ लिया जाएगा कुमार गुप्त प्रथम की उपाधियाँ कौन सी थी? तो आपसे पूछा जाएगा कुमार गुप्त प्रथम की उपाधियाँ कौन सी थी? उन्हें उपाधि दी गई थी महेंद्रादित्य की दी गई थी और श्री महेंद्र आदि की उपाधि दी गई थी कुमार गुप्त को। आगे बताया गया है समुद्रगुप्त की उपाधियाँ कौन कौन सी थी? तो आप कहेंगे उन्हें कविराज के नाम से भी जाना जाता है। कह रहा है कि कविराज के नाम से जाना जाता है, अप्रतिरथ के नाम से भी जाना जाता है और पराक्रमांग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे बताया गया है महाराज जो है महाराजा धीराज की उपाधि से प्रसिद्ध कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम थे। ठीक है दोस्तों, आज का प्रश्न यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी है आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।